नमस्ते दोस्तों। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी कहानी के सामने खड़ा कर देती है जहां सच और झूठ के बीच की रेखा साफ दिखाई नहीं देती, बल्कि धुंधली हो जाती है। ठहरिए, सोच कर देखिए, अगर किसी दिन आपको यह साबित करना पड़े कि आप किसी घटना के समय वहां थे ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? क्या सिर्फ अपनी बात कह देना काफी होगा, या आपको सबूत, समय, गवाह और पूरी योजना की जरूरत पड़ेगी? यही वह सवाल है जिससे इस कहानी की शुरुआत होती है। यहां मामला सिर्फ एक घटना का नहीं है, बल्कि उस जाल का है जो तब बनता है जब किसी पर शक किया जाता है, और शक धीरे धीरे विश्वास से बड़ा हो जाता है। इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज सच नहीं होती, बल्कि सच को साबित करने की क्षमता होती है। क्योंकि सच अगर बिना प्रमाण के हो, तो वह सिर्फ एक दावा बनकर रह जाता है, और दावा हमेशा सवालों के घेरे में रहता है। यही वजह है कि जब किसी व्यक्ति पर आरोप लगता है, तो असली परीक्षा उसके चरित्र की नहीं, उसकी तैयारी की होती है। रुकिए, समझिए इस बात को। आरोप लगना कभी कभी संयोग हो सकता है, लेकिन उससे बचना हमेशा रणनीति मांगता है। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि दुनिया सिर्फ सच्चाई से नहीं चलती, बल्कि सच्चाई को साबित करने की कला से चलती है, वही असली खेल समझ पाता है। इस कहानी की शुरुआत हमें एक ऐसे माहौल में ले जाती है जहां सब कुछ सामान्य दिखता है। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, रिश्ते बन रहे हैं, भरोसे कायम हो रहे हैं, लेकिन भीतर कहीं एक अदृश्य तनाव भी मौजूद है, जैसे शांत झील के नीचे तेज धाराएं चल रही हों। और फिर अचानक एक घटना सब कुछ बदल देती है। एक आरोप, एक शक, और एक ऐसा सवाल जो हर किसी के मन में गूंजने लगता है, सच क्या है? क्योंकि जब कोई घटना घटती है, तो लोग दो हिस्सों में बन जाते हैं। कुछ मान लेते हैं कि सामने वाला दोषी है, और कुछ यकीन करते हैं कि वह निर्दोष है। लेकिन सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं छिपी होती है। अब जरा व्यावहारिक रूप से सोचिए, असल जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। ऑफिस में किसी पर गलती का आरोप लगे, कॉलेज में किसी छात्र पर चीटिंग का शक हो, या परिवार में किसी बात को लेकर गलतफहमी पैदा हो जाए, हर जगह वही पैटर्न दोहराया जाता है। पहले आरोप लगता है, फिर लोग राय बनाते हैं, और आखिर में सच सामने आता है, अगर आता है तो। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर लोग सच जानने से पहले ही फैसला कर लेते हैं, क्योंकि इंसान का दिमाग खाली जगह पसंद नहीं करता। उसे तुरंत कहानी चाहिए, चाहे वो अधूरी ही क्यों न हो। यही मानसिक प्रवृत्ति सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। ठहरिए, यही इस कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। जब किसी पर शक किया जाता है, तो उसे सिर्फ दूसरों से नहीं, अपने हालात से भी लड़ना पड़ता है। उसे ये साबित करना पड़ता है कि वो वहां था ही नहीं, कि उसका उस घटना से कोई संबंध नहीं, कि जो दिखाई दे रहा है वह असलियत नहीं है। और यही साबित करने के लिए चाहिए एक मजबूत आधार, एक ऐसा आधार जिसे लोग कहते हैं अलीबी। लेकिन अलीबी सिर्फ एक बहाना नहीं होता, यह समय, जगह और परिस्थिति का ऐसा ताना बाना होता है जिसे अगर सही ढंग से बुना जाए तो शक की पूरी इमारत गिर सकती है। और अगर एक धागा भी गलत हो जाए, तो वही इमारत व्यक्ति पर गिर पड़ती है। यही वजह है कि इस कहानी की शुरुआत सिर्फ एक घटना की शुरुआत नहीं है, ये एक मानसिक परीक्षा की शुरुआत है। यहां हर पात्र को खुद से भी सवाल करना है, और दुनिया से भी, क्योंकि आरोप का बोझ सिर्फ नाम पर नहीं पड़ता, वह दिमाग पर भी पड़ता है। और जब दिमाग दबाव में होता है, तब इंसान या तो टूटता है या असाधारण रूप से सतर्क हो जाता है। फर्क बस इतना होता है कि कौन डर को अपने ऊपर हावी होने देता है, और कौन डर को समझकर उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करना सीख लेता है। यही सीख इस यात्रा की पहली सीढ़ी है, कि जीवन में सिर्फ सही होना काफी नहीं, सही साबित होना भी आना चाहिए। क्योंकि कई बार दुनिया फैसला सच देखकर नहीं, सबूत देखकर करती है। क्योंकि कई बार दुनिया फैसला सच देखकर नहीं, सबूत देखकर करती है। और यहीं से उस शब्द की असली गहराई खुलती है जिसे हम आम तौर पर हल्के में ले लेते हैं, अलीबी। ठहरिए, जरा सोचिए, अलीबी का मतलब सिर्फ यह नहीं कि आप कहीं और थे, बल्कि यह साबित करना कि आप वहां नहीं हो सकते थे। यह फर्क छोटा लगता है, लेकिन असल में यही फर्क पूरी कहानी का आधार बन जाता है। सिर्फ कहना कि मैं वहां नहीं था एक बयान है,
लेकिन यह दिखाना कि मैं वहां हो ही नहीं सकता था। यही असली ताकत है, और यह ताकत यूं ही नहीं बनती। इसके पीछे समय की सटीकता, घटनाओं की निरंतरता और विवरण की स्पष्टता होती है। अक्सर लोग समझते हैं कि सच बोल देना काफी है, पर असल जीवन में सच को भी संरचना चाहिए होती है। जैसे किसी इमारत को खड़ा रहने के लिए मजबूत ढांचा चाहिए, वैसे ही किसी निर्दोष व्यक्ति को अपने सच को टिकाए रखने के लिए तथ्यों का ढांचा चाहिए। रुकिए, यही वह बिंदु है जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। वे मान लेते हैं कि सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी, लेकिन सच्चाई खुद चलकर सामने नहीं आती, उसे सामने लाना पड़ता है। अगर आपके पास समय का हिसाब नहीं, जगह का प्रमाण नहीं और घटनाओं का क्रम साफ नहीं, तो सच भी अधूरा लगने लगता है। और अधूरा सच अक्सर झूठ से अलग दिखाई नहीं देता। अब जरा व्यावहारिक दृष्टि से देखिए। मान लीजिए किसी छात्र पर आरोप लगे कि उसने परीक्षा में नकल की। वो सच में निर्दोष हो सकता है, लेकिन अगर उसके पास यह दिखाने का तरीका नहीं कि उस समय वो क्या कर रहा था, किसके साथ था, या उसके उत्तर कैसे बने, तो लोग उसकी बात मानने में हिचकेंगे। यही नियम हर जगह लागू होता है। नौकरी में, रिश्तों में, समाज में। इंसान सिर्फ शब्दों पर भरोसा नहीं करता, वो पैटर्न पर भरोसा करता है। इसलिए अलीबी असल में एक कहानी नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित क्रम होता है, जिसमें हर हिस्सा दूसरे हिस्से से मेल खाता है। अगर एक भी हिस्सा अलग दिशा में चला जाए, तो पूरी संरचना कमजोर पड़ जाती है। ठहरिए, समझने वाली बात यह है कि एक मजबूत अलीबी अचानक नहीं बनता, वो पहले से बने सिस्टम का परिणाम होता है। जो लोग अपनी दिनचर्या स्पष्ट रखते हैं, अपने काम का रिकॉर्ड रखते हैं, अपने समय का ध्यान रखते हैं, वे अनजाने में ही अपने लिए सुरक्षा कवच तैयार कर रहे होते हैं। जबकि जो लोग लापरवाही से जीते हैं, समय का हिसाब नहीं रखते, बातों में असंगति रखते हैं, उनके लिए सच साबित करना मुश्किल हो जाता है, चाहे वे सच में निर्दोष ही क्यों न हो। यही जीवन का एक व्यावहारिक नियम है। स्पष्टता हमेशा सुरक्षा देती है और अस्पष्टता हमेशा शक पैदा करती है। इसलिए अलीबी को सिर्फ अपराध की कहानी से जोड़कर देखना गलत होगा। असल में ये एक मानसिक ढांचा है, एक तरीका है जिससे इंसान अपनी सच्चाई को व्यवस्थित करता है। जब हम अपने जीवन को अनुशासन में रखते हैं, अपनी बातों को सुसंगत रखते हैं और अपने कार्यों को पारदर्शी रखते हैं, तब हमें अलग से कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे व्यवहार का पैटर्न खुद ही हमारे पक्ष में गवाही देने लगता है। और यही इस हिस्से की सबसे गहरी सीख है कि जीवन में सबसे मजबूत बचाव शब्द नहीं, व्यवस्था होती है। क्योंकि शब्द पलट सकते हैं, यादें बदल सकती हैं और लोग शक कर सकते हैं, लेकिन अगर घटनाओं का क्रम साफ हो, विवरण सटीक हो और समय का हिसाब स्पष्ट हो, तो सच्चाई को टिके रहने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद खड़ी रहती है, स्थिर, स्पष्ट और अडिग। और जब कोई व्यक्ति ये कला सीख लेता है अपने सच को व्यवस्थित रखने की, तब वो सिर्फ आरोपों से नहीं बचता, बल्कि हर परिस्थिति में आत्मविश्वास के साथ खड़ा रहना भी सीख जाता है। और जब कोई व्यक्ति अपने सच को व्यवस्थित रखना सीख जाता है, तब वह एक और गहरी परत को समझने लगता है, पहचान की परत। ठहरिए, क्योंकि पहचान सिर्फ नाम या चेहरे से नहीं बनती। पहचान बनती है उन निशानों से जो हम पीछे छोड़ते हैं। हम कहाँ गए, किससे मिले, क्या खरीदा, किससे बात की, ये सब मिलकर हमारी एक अदृश्य छवि बनाते हैं। यही छवि दुनिया की नजर में हमारी पहचान होती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज के समय में यह पहचान सिर्फ हमारे व्यवहार से नहीं, हमारे डिजिटल निशानों से भी तय होती है। यानी हम चाहे चुप रहें, हमारी गतिविधियां बोलती रहती हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपकी जगह आपकी जानकारी का इस्तेमाल करने लगे, आपके नाम से संदेश भेजे, आपके समय सारिणी जैसा व्यवहार दिखाए, तो क्या होगा? बाहर से देखने वाला शायद यही मानेगा कि वह आप ही हैं। यही पहचान का भ्रम है, जहां सच और नकल के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। रुकिए, यही वह जगह है जहां कहानी का तनाव बढ़ता है, क्योंकि जब पहचान पर सवाल उठता है तो मामला सिर्फ शक का नहीं रहता, मामला नियंत्रण का बन जाता है। जो व्यक्ति आपकी पहचान को नियंत्रित कर सकता है,
वो आपकी सच्चाई को भी प्रभावित कर सकता है। और यही कारण है कि पहचान की सुरक्षा उतनी ही जरूरी है जितनी सच की सुरक्षा। असल जीवन में भी यह स्थिति अनजानी नहीं है। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति हमारी बातों को तोड़ मरोड़ कर आगे बढ़ा देता है, या हमारे नाम से ऐसी बात जोड़ देता है जो हमने कही ही नहीं। धीरे धीरे लोग वही मानने लगते हैं जो उन्होंने सुना, न कि जो सच था। यही पहचान का संकट है, जब असली आप और लोगों की नजर में दिखने वाला आप दो अलग चीजें बन जाते हैं। और अगर ये अंतर बढ़ता जाए तो एक समय ऐसा आता है जब इंसान खुद भी सोचने लगता है कि लोग उसे किस रूप में देख रहे हैं। यही मानसिक दबाव सबसे खतरनाक होता है। ठहरिए, पहचान को सुरक्षित रखने का पहला नियम है जागरूकता। जो व्यक्ति ये जानता है कि उसकी हर गतिविधि एक छाप छोड़ती है, वो अनजाने में ही सावधान रहने लगता है। वो समझता है कि हर शब्द का असर होता है, हर कदम का रिकॉर्ड बनता है और हर व्यवहार एक छवि तैयार करता है। इसलिए वो जल्दबाजी में प्रतिक्रिया नहीं देता, वो सोच समझकर बोलता है और परिस्थिति को समझकर कदम उठाता है। यही सतर्कता उसे उन परिस्थितियों से बचाती है जहां लोग उसकी पहचान को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन पहचान का दूसरा पहलू और भी गहरा है, वह है आत्म पहचान। अगर इंसान खुद नहीं जानता कि वह कौन है, उसके सिद्धांत क्या है, उसकी सीमाएं क्या है, तो दुनिया बहुत आसानी से उसे नई पहचान दे देती है। लोग उसे वही बना देते हैं जैसा उन्हें चाहिए। इसलिए सबसे मजबूत सुरक्षा बाहर से नहीं, भीतर से आती है। जो व्यक्ति खुद को स्पष्ट रूप से जानता है, उसे कोई भी गलत रूप में ज्यादा देर तक प्रस्तुत नहीं कर सकता, क्योंकि उसके व्यवहार की सच्चाई बार बार सामने आ ही जाती है। और यही इस हिस्से का सार है कि पहचान सिर्फ दिखने वाली चीज नहीं, बल्कि एक संरचना है। व्यवहार, समय, प्रमाण और आत्मसमझ की संरचना। अगर यह संरचना मजबूत हो तो कोई भी परिस्थिति उसे आसानी से हिला नहीं सकती। लेकिन अगर यह कमजोर हो तो छोटा सा भ्रम भी उसे डगमगा सकता है। इसलिए समझदार व्यक्ति अपनी पहचान को संयोग पर नहीं छोड़ता, वो उसे सजगता से बनाता है, संभालता है और सुरक्षित रखता है, क्योंकि वह जानता है दुनिया में सबसे कीमती चीज नाम नहीं, बल्कि नाम पर बना विश्वास होता है। और एक बार वह विश्वास हिल जाए तो उसे फिर से स्थिर करना आसान नहीं होता, क्योंकि एक बार विश्वास हिल जाए तो परिस्थितियां अचानक बहुत तेजी से बदलने लगती हैं। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां हर कदम जोखिम बन जाता है। ठहरिए, जरा कल्पना कीजिए उस पल की जब किसी घटना के बाद आपको एहसास हो कि अब हर छोटी गलती भी बहुत बड़ी साबित हो सकती है। यही वह स्थिति है जहां इंसान की असली परीक्षा शुरू होती है। घटना घट चुकी होती है, शक पैदा हो चुका होता है और अब हर नजर आपको परख रही होती है। ऐसे समय में सच होना ही काफी नहीं होता, सच को संभाल कर रखना पड़ता है, क्योंकि एक छोटी असंगति भी पूरी तस्वीर को बदल सकती है। जब हालात तनावपूर्ण होते हैं तो दिमाग दो दिशाओं में खिंचता है, एक तरफ घबराहट, दूसरी तरफ तर्क। घबराहट कहती है जल्दी कुछ करो, कुछ बोलो, कुछ साबित करो, जबकि तर्क कहता है रुक जाओ, सोचो और फिर कदम उठाओ। रुकिए, यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वे दबाव में आकर जल्दबाजी कर देते हैं और वही जल्दबाजी उनके खिलाफ सबूत बन जाती है, क्योंकि संकट के समय लिया गया हर फैसला सिर्फ परिणाम नहीं देता, वो आपकी मानसिक स्थिति भी उजागर कर देता है। अगर आप अस्थिर दिखे तो लोग मान लेते हैं कि आपके पास छिपाने के लिए कुछ है, जबकि कई बार अस्थिरता सिर्फ डर की वजह से होती है, दोष की वजह से नहीं। असल चुनौती ये होती है कि जब चारों तरफ शक का माहौल हो, तब भी व्यक्ति अपने व्यवहार में स्थिरता बनाए रखे। स्थिरता यानी वही दिनचर्या, वही लहजा, वही प्रतिक्रिया जो सामान्य दिनों में होती थी, क्योंकि इंसान की सच्चाई उसके शब्दों से कम, उसके पैटर्न से ज्यादा पहचानी जाती है। अगर किसी घटना के बाद अचानक आपका व्यवहार बदल जाए, आपकी आदतें बदल जाए या आपकी बातों में विरोधाभास दिखने लगे, तो लोग सवाल करने लगते हैं। ठहरिए, यही कारण है कि संकट के समय सबसे बड़ी ताकत अभिनय नहीं, स्वाभाविकता होती है। अभिनय थकाता है, जबकि स्वाभाविकता टिकाऊ होती है। अब इसे जीवन के सामान्य उदाहरण से समझिए।
मान लीजिए किसी कर्मचारी पर गलती का आरोप लगा है। अगर वह घबराकर हर किसी को सफाई देने लगे, बार बार अपनी बात बदलने लगे या बिना पूछे स्पष्टीकरण देने लगे, तो लोगों को शक और बढ़ेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति शांत रहे, तथ्यों के साथ बात करे और अपनी बात को एक ही रूप में रखे, तो धीरे धीरे माहौल बदलने लगता है। यही सिद्धांत हर परिस्थिति में लागू होता है। जब हालात कठिन हो, तब स्थिर रहना ही सबसे बड़ा बचाव होता है। याद रखिए, जोखिम का मतलब हमेशा खतरा नहीं होता। कई बार जोखिम अवसर भी होता है। खुद को साबित करने का अवसर, अपनी समझ दिखाने का अवसर और अपने संयम की ताकत दिखाने का अवसर। क्योंकि संकट वही स्थिति है जहां लोग आपको सबसे ध्यान से देखते हैं, और जब लोग ध्यान से देखते हैं, तब आपका हर छोटा कदम भी मायने रखता है। इसलिए समझदार व्यक्ति संकट से भागता नहीं, बल्कि उसे संभालना सीखता है। वह जानता है कि मुश्किल समय में जीत उस व्यक्ति की होती है जो सबसे ज्यादा शांत रह सके। और यही इस हिस्से की असली सीख है कि घटना के बाद असली कहानी शुरू होती है। जो बीत गया वो बदल नहीं सकता, लेकिन जो आगे होगा वो पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे संभालते हैं। अगर आपने धैर्य रखा, स्पष्टता बनाए रखी और हर कदम सोच समझ कर रखा, तो सबसे कठिन परिस्थिति भी धीरे धीरे आपके पक्ष में मुड़ सकती है। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी की, डर को हावी होने दिया या असंगत व्यवहार किया, तो वही परिस्थिति आपके खिलाफ भी जा सकती है। इसलिए समझदारी का असली अर्थ यही है, संकट में भी संतुलन बनाए रखना। क्योंकि संतुलन ही वो शक्ति है जो जोखिम को हार में नहीं, जीत में बदल सकती है। क्योंकि संतुलन ही वो शक्ति है जो जोखिम को हार में नहीं, जीत में बदल सकती है। और जब कोई व्यक्ति संकट के बीच खुद को संतुलित रखना सीख जाता है, तब उसके सामने एक और गहरी सच्चाई खुलती है कि हर घटना का सच एक ही नहीं होता, कई रूप होते हैं। ठहरिए, जरा ध्यान से सोचिए। जब भी कोई बड़ी घटना होती है, तो उसके बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानियां क्यों बन जाती हैं? कोई कहता है उसने ये देखा, दूसरा कहता है उसने कुछ और देखा, और तीसरा पूरी तरह अलग बात बताता है। ऐसा इसलिए नहीं कि सब झूठ बोल रहे होते हैं, बल्कि इसलिए कि हर इंसान सच को अपनी नजर से देखता है। यानी सच वही रहता है, पर नजरिया बदलते ही उसका अर्थ बदल जाता है। इंसान की धारणा उसके अनुभवों से बनती है, उसके डर से बनती है, उसके विश्वास से बनती है। अगर कोई व्यक्ति पहले से किसी पर शक करता है, तो उसे वही संकेत ज्यादा दिखाई देंगे जो उसके शक को सही साबित करें। और अगर कोई किसी पर भरोसा करता है, तो वो उन्हीं बातों को देखेगा जो उसके भरोसे को मजबूत करें। रुकिए, यही वो मानसिक प्रक्रिया है जो सच को धुंधला कर देती है। हम सच को नहीं देखते, हम अपनी धारणा का प्रतिबिंब देखते हैं। और यही वजह है कि कई बार लोग पूरी ईमानदारी से वही कहते हैं जो उन्हें सच लगता है, जबकि असलियत उससे अलग होती है। अब जरा व्यावहारिक रूप से समझिए। मान लीजिए किसी ऑफिस में कोई विवाद हुआ। एक कर्मचारी कहेगा कि गलती दूसरे की थी, दूसरा कहेगा कि वो खुद निर्दोष है, और तीसरा कहेगा कि दोनों जिम्मेदार हैं। तीनों अपने अनुभव के आधार पर सच बोल रहे होंगे, लेकिन तीनों का सच अलग होगा। यही वास्तविकता है। सच हमेशा सीधा नहीं होता, वो परतों में छिपा होता है। इसलिए समझदार व्यक्ति किसी एक आवाज पर भरोसा नहीं करता। वो हर पक्ष को सुनता है, हर दृष्टिकोण को समझता है और फिर निष्कर्ष निकालता है। क्योंकि जो निर्णय अधूरी जानकारी पर लिया जाए, वो अक्सर अधूरा ही साबित होता है। ठहरिए, यही कारण है कि जल्दबाजी में राय बनाना सबसे बड़ी गलती होती है। जब हम किसी घटना को सिर्फ एक नजरिए से देखते हैं, तो हम खुद को सच्चाई के बाकी हिस्सों से वंचित कर देते हैं, और अधूरी सच्चाई कभी पूरी समझ नहीं दे सकती। इसलिए धैर्य जरूरी है। धैर्य सुनने का, धैर्य समझने का और धैर्य इंतजार करने का। सच हमेशा समय लेता है सामने आने में, क्योंकि वो धीरे धीरे परत हटाता है। लेकिन झूठ हमेशा जल्दी सामने आता है, क्योंकि उसे टिके रहने के लिए समय नहीं चाहिए, सिर्फ प्रभाव चाहिए। याद रखिए, समझदारी का असली संकेत यही है कि आप किसी घटना को एक नहीं, कई दृष्टिकोण से देख सके। जो व्यक्ति सिर्फ अपनी नजर से दुनिया देखता है, उसकी समझ सीमित रहती है,
लेकिन जो व्यक्ति दूसरों की नजर से भी परिस्थिति को देखने की क्षमता रखता है, उसकी समझ गहरी हो जाती है, और गहरी समझ ही सही निर्णय की असली नींव होती है। क्योंकि जब आप हर पहलू देख लेते हैं, तब आप सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि सही प्रतिक्रिया देते हैं। और यही इस हिस्से की सबसे महत्वपूर्ण सीख है कि सच तक पहुंचने का रास्ता सीधा नहीं, गोल होता है। उसमें धैर्य भी चाहिए, खुला मन भी चाहिए, और सबसे ज्यादा चाहिए अपनी ही धारणाओं पर सवाल करने का साहस। क्योंकि कई बार सबसे बड़ा भ्रम बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। और जब हम अपने भीतर के उस भ्रम को पहचान लेते हैं, तब हमें दुनिया पहले से ज्यादा साफ दिखाई देने लगती है। और जब इंसान सच की इन परतों को पहचानने लगता है, तब उसके सामने एक और गहरी चुनौती खड़ी होती है, निर्णय की चुनौती। ठहरिए, क्योंकि सच जान लेना ही काफी नहीं होता। असली कसौटी तब शुरू होती है जब उस सच के आधार पर कोई फैसला लेना पड़ता है। जीवन में ऐसे कई क्षण आते हैं जब जानकारी हमारे पास होती है, संकेत भी साफ दिखाई दे रहे होते हैं, पर मन फिर भी असमंजस में फंसा रहता है। क्यों? क्योंकि निर्णय सिर्फ तर्क से नहीं, साहस से भी लिया जाता है। तर्क हमें दिशा देता है, पर कदम आगे बढ़ाने की ताकत साहस देता है। और यही वो बिंदु है जहां अधिकांश लोग रुक जाते हैं, सोचते रहते हैं, विश्लेषण करते रहते हैं, लेकिन निर्णय नहीं लेते। निर्णय न लेने की आदत धीरे धीरे व्यक्ति के आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। जब आप बार बार किसी बात को टालते हैं, तो आपका मन खुद ही ये मानने लगता है कि आप सक्षम नहीं हैं। रुकिए, यही मन का खेल है। मन हमेशा उसी विश्वास को मजबूत करता है जिसे आप बार बार दोहराते हैं। अगर आप हर बार डर के कारण निर्णय टालते हैं, तो मन ये निष्कर्ष निकाल लेता है कि डर सही है। लेकिन अगर आप थोड़े संदेह के बावजूद निर्णय ले लेते हैं, तो मन ये सीखता है कि अनिश्चितता भी पार की जा सकती है। इसलिए निर्णायक होना जन्मजात गुण नहीं है, ये अभ्यास से विकसित होने वाली क्षमता है। अब इसे व्यवहारिक रूप से समझिए। मान लीजिए एक छात्र को तय करना है कि उसे किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। अगर वह महीनों तक सोचता ही रहे और कोई कदम न उठाए, तो समय निकल जाएगा और अवसर भी। लेकिन अगर वो उपलब्ध जानकारी के आधार पर एक दिशा चुन ले और उस पर काम शुरू कर दे, तो भले शुरुआत में कुछ गलतियां हों, फिर भी वो आगे बढ़ रहा होगा। क्योंकि प्रगति हमेशा परिपूर्ण निर्णय से नहीं, लिए गए निर्णय से होती है। यही कारण है कि सफल लोग हर बार सही नहीं होते, पर वे हर बार निर्णय लेते हैं। वे गलतियों से डरते नहीं, बल्कि उन्हें सुधार के संकेत की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठहरिए, यहां एक और महत्वपूर्ण बात छिपी है। निर्णय लेने की क्षमता तब मजबूत होती है जब व्यक्ति अपने मूल्यों को स्पष्ट समझता है। जिस व्यक्ति को ये पता ही नहीं कि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वो हर मोड़ पर उलझेगा। लेकिन जिसे अपने लक्ष्य और प्राथमिकताएं साफ पता हो, उसके लिए निर्णय लेना आसान हो जाता है। जैसे अगर किसी के लिए सीखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, तो वह ऐसा विकल्प चुनेगा जिसमें उसे ज्यादा सीखने को मिले, भले शुरुआत में लाभ कम क्यों न हो। स्पष्ट मूल्य, स्पष्ट निर्णय और स्पष्ट निर्णय स्पष्ट रास्ता बनाते हैं। और यही इस हिस्से की गहरी सीख है कि निर्णय लेने की कला दरअसल खुद को समझने की कला है। जितना आप अपने डर, अपनी इच्छाओं और अपनी सीमाओं को समझते जाते हैं, उतना ही आपके फैसले सटीक होते जाते हैं। क्योंकि तब आप भीड़ के शोर से नहीं, अपने भीतर की स्पष्ट आवाज से निर्णय लेते हैं। याद रखिए, अनिश्चितता जीवन का नियम है, पर ठहर जाना विकल्प है। जो व्यक्ति अनिश्चितता के बावजूद कदम बढ़ा देता है, वही आगे निकल जाता है। और जब आप ये समझ लेते हैं, तब निर्णय लेना बोझ नहीं रहता, बल्कि एक शक्ति बन जाता है। ऐसी शक्ति जो आपको परिस्थितियों का शिकार नहीं, उनका निर्माता बना देती है। और जब निर्णय लेने की ये शक्ति भीतर स्थिर होने लगती है, तब जीवन एक और गहरी सच्चाई सामने रखता है, परिणाम की जिम्मेदारी। ठहरिए, क्योंकि निर्णय लेना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है उसके परिणाम को स्वीकार करना। बहुत लोग फैसले तो ले लेते हैं, पर जैसे ही परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आता, वे तुरंत परिस्थितियों, लोगों या किस्मत को दोष देने लगते हैं। यही वो क्षण होता है जहां व्यक्ति की असली परिपक्वता की परीक्षा होती है। जिम्मेदारी स्वीकार करना आसान शब्द है, लेकिन व्यवहार में यह सबसे कठिन अभ्यासों में से एक है।
क्योंकि इसका अर्थ है कि आप खुद को बहाने देने से रोक दें और खुद को ईमानदारी से देखना शुरू करें। जरा ध्यान दीजिए, जब कोई व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करता है तो उसके पास सुधार का रास्ता खुल जाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति गलती का दोष किसी और पर डाल देता है तो वह सुधार का दरवाजा खुद ही बंद कर देता है। जीवन का नियम बहुत सीधा है। जिम्मेदारी विकास को जन्म देती है और बहाना ठहराव को। इसलिए जो लोग आगे बढ़ते हैं वे परफेक्ट नहीं होते, वे बस ईमानदार होते हैं। वे हर परिणाम को एक फीडबैक की तरह देखते हैं, न कि फैसले की तरह। यही सोच उन्हें बार बार गिरकर भी उठने की ताकत देती है। अब इसे व्यवहारिक नजरिए से समझिए। मान लीजिए किसी नौकरी में आपको अपेक्षित सफलता नहीं मिली। अगर आप सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि बॉस सही नहीं था या समय खराब था, तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद से पूछें, मैं क्या बेहतर कर सकता था, तो वही अनुभव आपके लिए प्रशिक्षण बन जाएगा। रुकिए, यही मानसिकता फर्क पैदा करती है। जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखता है, जबकि बहाना बनाने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति से खाली लौटता है। और एक गहरी बात समझ लीजिए, जिम्मेदारी लेना आत्मग्लानि नहीं है। यह खुद को दोष देना नहीं, बल्कि खुद को विकसित करना है। जब आप अपने फैसलों और उनके परिणामों को स्वीकार करते हैं तो आपके भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है। यह स्थिरता आपको दूसरों की राय या अस्थायी असफलताओं से हिलने नहीं देती। आप परिस्थितियों के हिसाब से बदलते जरूर हैं, पर टूटते नहीं। यही आंतरिक मजबूती धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदलती है। और आत्मविश्वास वह शक्ति है जो किसी भी अनिश्चित रास्ते को तय करने लायक बना देती है। इसलिए याद रखिए, जीवन में असली नियंत्रण परिस्थितियों पर नहीं, प्रतिक्रिया पर होता है। आप हर स्थिति तय नहीं कर सकते, लेकिन हर स्थिति में अपना रवैया जरूर तय कर सकते हैं। और जब व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया का स्वामी बन जाता है, तब वो अपने भविष्य का निर्माता भी बन जाता है। यही इस चरण का सार है। निर्णय आपको रास्ता देता है, लेकिन जिम्मेदारी आपको मंजिल तक पहुंचाती है। और अब जब ये पूरी यात्रा अपने अंतिम मोड़ पर आकर ठहर रही है, तो एक पल के लिए खुद से नजर मिलाइए। आपने अभी सिर्फ घटनाओं का सिलसिला नहीं सुना, बल्कि इंसानी सोच, फैसलों और सच्चाई की उन परतों को महसूस किया है, जो अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी नजर से छूट जाती है। ठहर कर सोचिए, कितनी बार हमने आधा सच देखकर पूरा निष्कर्ष बना लिया। कितनी बार किसी परिस्थिति को समझे बिना उस पर प्रतिक्रिया दे दी, और कितनी बार अपने ही मन के भ्रम को हकीकत मान बैठे। यही वह जगह है जहां समझ और जागरूकता इंसान को साधारण से अलग बनाती है। जो व्यक्ति सवाल करना सीख जाता है, वह धोखे से बचना भी सीख जाता है। जीवन की सबसे बड़ी ताकत जानकारी नहीं, बल्कि सही समय पर सही समझ होती है। जानकारी तो हर किसी के पास होती है, लेकिन उसे परखने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। जब आप सुनना, देखना और समझना तीनों को संतुलित कर लेते हैं, तब निर्णय साफ होने लगते हैं, रास्ते स्पष्ट होने लगते हैं और डर धीरे धीरे अपना असर खोने लगता है। याद रखिए, दुनिया हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती है, लेकिन आपका नजरिया वैसा बन सकता है जैसा आप उसे प्रशिक्षित करते हैं। अगर आप खुद को सच देखने की आदत डाल लेते हैं, तो कोई भी भ्रम ज्यादा देर तक आपको बांध नहीं सकता। तो आज की इस यात्रा के बाद खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं चीजों को सच में समझ रहा हूं, या सिर्फ उन्हें वैसे देख रहा हूं जैसा मेरा मन चाहता है? यही सवाल आपके भीतर जागरूकता की वह चिंगारी जलाएगा जो आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अगर इस सफर ने आपकी सोच में हलचल पैदा की है, अगर आपको लगा कि आपने कुछ नया महसूस किया है, तो इस यात्रा को यहीं खत्म मत होने दीजिए। ऐसे ही गहरे अनुभवों और समझ से भरी कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि अगली बार जब हम मिले तो आप सिर्फ श्रोता नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा जागरूक इंसान बनकर लौटें।